हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो अगले वीडियो में आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आपके 2012 दिसंबर का पेपर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 प्रश्न सॉल्व किए। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 से। यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दो वाक्य दिए हुए हैं। पहले में आपसे कहा जा रहा है अभिकथन के बारे में और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कारण। ठीक है, अभिकथन कहता है कि एल्गोरिदम, ठीक है, आपका एल्गोरिदम, ठीक है, जो किसमें मदद करता है, हमारी समस्या समाधान में मदद करता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एल्गोरिदम तार्किक नियम है। ओके, यहाँ तक ठीक है, जो एक विशेष समस्या का समाधान सुनिश्चित करता है ना। ये बिल्कुल 100% सही बात है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ऐसी तार्किक नियम है ना। एक क्या होती है, नियमावली होती है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, है ना। अगर आप ऐसे नियम से आएंगे तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे आप हमारे वीडियोस देखते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ऐसे करते करते क्या होता है, आपकी जो समस्या है पीवाईक्यू, जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए है ना, जो आपको आंसर्स चाहिए, वो आपको क्या होते हैं, एक सीरीज फॉलो करते हैं यहाँ पे ना। ठीक उसी प्रकार से एल्गोरिदम भी काम करता है ना। और हमारा अभिकथन होता है 100% राइट। ठीक है, ओके। अब यहाँ बात कर रहे हैं कारण की। कारण आर यहाँ पे दिया हुआ है। क्रमबद्ध कार्य प्रक्रिया को अपनाने से जटिल समस्याओं का भी समाधान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको बोला है कि आपको एक प्रश्न को सॉल्व करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, स्टेप 1 पहले फॉलो करेंगे, स्टेप 2 फॉलो करेंगे, स्टेप 3 फॉलो करेंगे, है ना। तो जैसे जैसे स्टेप फॉलो करते जाएंगे आपकी समस्या का क्या होगा, समाधान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आर है ये भी सही है, मतलब ए भी सही है और आर भी सही है। अब हमको ये चेक करना है कि आर जो है ये इसका कारण बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो बिल्कुल बता रहा है, क्योंकि एल्गोरिदम क्या है, हमको मालूम है 1 2 3 करके ऐसे एक सीरीज ऑफ सेट प्रोसीजर रहते हैं, है ना। तो आर जो है ये अभिकथन ए को जस्टिफाई कर रहा है संपूर्ण रूप से, 100% जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, हमेशा आपने क्या देखा है, ये वाला जो ऑप्शन होता है ये कहाँ पे होता है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो इसका भी आपको परीक्षा के दौरान ध्यान रखना है। ठीक है, रियल टाइम में जब आप बैठेंगे एग्जामिनेशन में तो आपको ध्यान देना है कि ए में क्या दिया है। हमेशा आपको ये वाला ऑप्शन ए में देखने को मिलता है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको इंटरचेंज भी कर दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे ये कह रहे हैं प्रश्न नंबर 12 में आपसे कि पुनर्बलन ना, पुनर्बलन प्रबलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं ए में आंशिक प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होता है, परंतु सतत प्रबलीकरण विलोप के प्रति बृहत्तम विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये आप बात जानते हैं। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, पुनर्बलन की, प्रबलीकरण की। ठीक है, कौन सा सही है आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं। बी में दिया है सतत प्रबलीकरण के साथ अधिगम सर्वाधिक तेज होता है। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूअस मिलता रहे आपको प्रबलीकरण, है ना, तो क्या होगा, आपका अधिगम सर्वाधिक तेज होगा। आपका आपको क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आपको प्रबलीकरण मिल रहा है ना, तो आपके जो अधिगम होगा क्या होगा, ये तेज होता जाएगा। ठीक है, परंतु आंशिक प्रबलीकरण, है ना, पार्शियल नहीं कहेंगे इसको, आंशिक, कभी कभी अगर आपको प्रबलीकरण मिला तो क्या होगा, विलोप, है ना, एक्सटेंशन हो सकता है, विलोप का बृहत्तम विरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, आपका जो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए बृहत्तम विरोध उत्पन्न करेगा, है ना, कौन सा, आपका आंशिक वाला। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आप जानते हैं, ये है आपका 100% करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है आपके प्रश्न नंबर 12 का। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आप 8th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना, और 9th वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकेंगे। अब चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल्स, है ना, ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल्स, इस वाक्य में ये सही है और ये गलत है। क्या इसमें रूपिम सही है और स्वनिम गलत है, क्या इसमें स्वनिम सही है रूपिम गलत है, क्या इसमें वाक्य विन्यास अर्थ विषय सही है और वाक्य विन्यास गलत है, या फिर वाक्य विन्यास सही है और अर्थ विषय गलत है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लू जीन्स वियर फॉल्स स्माइल्स। ठीक है, इस वाक्य में आपका जो वाक्य विन्यास है ये बिल्कुल सही है ना, लेकिन इसका अर्थ विषय क्या है, बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सूची 1 में सोच के प्रकार। ठीक है, PQRS, स्वलीन सोच, वास्तविक सोच, अभिसारी सोच और सृजनात्मक सोच। ठीक है, तो जैसे ही आप सृजनात्मक सोच देखते हैं आपके दिमाग में आता है क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी
को अब आपको क्या करना है, आपको इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ना। ओके, तो ये सोच के प्रकार हैं और यहाँ पे आपको दी हुई है सूची 2 में सोच की विशेषताएं, तर्कना, तथ्य निकालना, असाधारण उपयोग और स्वैर कल्पना। ठीक है, तो जैसे ही आप देखते हैं सृजनात्मक सोच के बारे में, यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में, ठीक है, तो आप जानते हैं कोई भी इंसान क्रिएटिव कब होता है, जब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है ना, इस बक्से के बाहर सोचना स्टार्ट करता है। जैसे आपको ये डॉट 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 है ना, इसमें आपको बोला जाए आपको एक लाइन सीधी बनानी है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, एक डॉट यहाँ बनाते हैं और इस प्रकार से सीधी लाइन आप बना सकते हैं। ऑलराइट, तो सेम वही एग्जांपल क्या होता है, आपके सृजनात्मकता को शो करता है कि आप क्रिएटिव है या नहीं। ठीक है, तो इस एग्जांपल के लिए आपको क्या लगेगा, इसमें से क्या आपको तर्क की आवश्यकता पड़ेगी, क्या इसको तथ्य निकालना पड़ेंगे हमको, है ना, कि किस प्रकार से हम एक्स्ट्रा डॉट बना सकते हैं, या फिर आपको स्वैर कल्पना, आपको फैंटेसी के बारे में सोचना पड़ेगा, या फिर असाधारण उपयोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप असाधारण उपयोग करेंगे किसी भी चीज का। ठीक है, एक बॉटल है, ठीक है, ये एक बॉटल है, ठीक है, इसको आप पानी पीने के साथ साथ और भी कई रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बताएगा आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आप इसको यहाँ से काट देंगे और इसको एक गमले के रूप में आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी सृजनात्मकता को। ऑलराइट, तो एस के साथ क्या जाएगा आपका, एस के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, है ना, तो यहाँ पे एस के साथ सृजनात्मक सोच किसके साथ जाएगी, आपकी असाधारण उपयोग के साथ जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपकी स्वलीन सोच की, है ना। स्वलीन सोच कहाँ जाती है, स्वलीन सोच जाएगी आपकी फैंटेसीज के साथ, है ना, स्वैर कल्पना जिसे हम कहते हैं फैंटेसीज को, उसको, तो पी के साथ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो जैसे ही आपने एस के साथ किसको मैच किया, 3 को मैच किया, तो हम देखते हैं एस के साथ 3 कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, ऑलरेडी 100% करेक्ट आंसर है। इस पे आप ऑलरेडी निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एस के साथ 3 मैच करते हैं। देन स्वलीन सोच की बात करें तो पी के साथ आपका 4 मैच हो रहा है, पी के साथ यहाँ पे 4 मैच हो रहा है। कि वास्तविक सोच क्या है आपकी, कि आप तर्क करेंगे, है ना, वास्तविक सोच तर्क करेंगे, और अभिसारी सोच में क्या करेंगे, आप तथ्य को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो क्यू के साथ 1 एंड आर के साथ 2, तो करेक्ट आंसर होता है इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 1 2 3। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ पर अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। ये आपसे कह रहा है कि एक प्रकार का व्यवहार जो क्या है, ऑटोक्लिटिक, है ना, ऑटोक्लिटिक व्यवहार का मुख्य कार्य क्या है। तो अगर आपको आज तक नहीं मालूम है कि ऑटोक्लिटिक व्यवहार, ऑटोक्लिटिक बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, तो उसको अभी हम देखते हैं। ऑटोक्लिटिक व्यवहार का मुख्य कार्य क्या है, प्रतिक्रियाओं को विशेषित करना, कोई प्रतिक्रिया है उसको क्या करना, विशेषित करना, संबंधों को व्यक्त करना, ठीक है, और मौखिक व्यवहार के लिए व्याकरणीय रूपरेखा प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका ऑटोक्लिटिक व्यवहार का बिहेवियर का मुख्य कार्य है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपसे ध्यान रखिए, आज के बाद जब भी आप देखें ऑटोक्लिटिक बिहेवियर की बात होगी, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आप प्रतिक्रियाओं को विशेषित करना स्टार्ट करेंगे, संबंधों को व्यक्त करना स्टार्ट करेंगे, एंड आपके व्यवहार की बात हो रही है यहाँ पे, एंड मौखिक व्यवहार के लिए व्याकरणीय रूपरेखा प्रदान करना। तो ये तीनों ही काम किसके हैं, आपके ऑटोक्लिटिक व्यवहार के, ऑटोक्लिटिक बिहेवियर के। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। यहाँ आपसे कह रहे हैं फाई परिदृश्य, घूर्णनदर्शी गति, उत्प्रेरित गति और स्वतः गति सभी क्या है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे जो है आपकी फाई परिदृश्य, घूर्णनदर्शी गति, उत्प्रेरित गति और स्वतः गति, ये सभी क्या है। ना तो ये क्या कोई चित्र के संकेत हैं, पिक्टोरियल क्यूज है, नहीं, है ना, ये क्या है दोहरी छवियां हैं, ये भी नहीं, क्या ये गैरवाचिक संकेत है, नहीं, सिंपल एंड सिंपल ये क्या है, ये आपकी दृश्यमान गतियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिएगा, दृश्यमान गति क्या होती है, आपके फाई परिदृश्य, घूर्णनदर्शी गति, उत्प्रेरित गति, स्वतः गति, ये सभी क्या है, आपकी दृश्यमान गति के बारे में है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 17 कि नीचे दी गई युक्तिकरण की रक्षा क्रियाविधि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, युक्तिकरण, इसको आप साथ में क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं यौक्तिकरण भी। ठीक है, इसको अगर आप इंग्लिश में बात करें तो अभी आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार की रक्षा क्रियाविधि है। ठीक है, जो हमको बताया एना फ्रॉइड ने कि जिस प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी के अंदर 1 से लेकर 10 तक, उसमें से एक क्या है, एक है आपकी युक्तिकरण, यौक्तिकरण। ठीक है, ये किस बात की है, ये कि आपको क्या जानना चाहती है इस प्रश्न से, कि ए पूछ रहा है विकास की प्रारंभिक अवस्था में वापस जाना। ठीक है, जब आपका डेवलपमेंट फेज था तो उसमें क्या करना, वापस जाना, क्या ये यौक्तिकरण की बात करता है। अपनी क्रियाओं को प्रमाणित करना, प्रमाणित होगा, है ना, प्रमाणित करना, क्या ये यौक्तिकरण की बात करता है। कुछ कृत्य जो आत्मग्लानि को जन्म दे, उनका चमत्कारी ढंग से प्रायश्चित करना, अपने संवेदों को दूसरे व्यक्ति के संवेदों पर आरोपित करना, ये तो नहीं है। सी भी आपका नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है, यौक्तिकरण के दौरान क्या होते हैं, आप अपनी जो क्रियाएं हैं उनको क्या करते हैं, आप
प्रमाणित करते हैं ना, उनको क्या करते हैं आप जस्टिफाई करके बताते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, तर्क वगैरह करते हैं आप अपनी युक्तिकरण के दौरान। तो आपका करेक्ट आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना। अपनी क्रियाओं को प्रमाणित करना ये क्या करता है, एक प्रकार की रक्षा क्रियाविधि है जिसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं युक्तिकरण, है ना। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास 18 नंबर का प्रश्न हमसे कहता है कि व्यक्ति मूल दुश्चिंता पर, है ना, आपकी जो एंजाइटी है मूल दुश्चिंता पर अन्य व्यक्तियों की ओर जाकर, उनसे दूर जाकर और उनके विरुद्ध जाकर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो आप जो एक व्यक्ति हैं एज अ पर्सन ए, आप अपनी जो दुश्चिंता है, एंजाइटी है, इस पर नियंत्रण कैसे पाते हैं आप, है ना। या तो आप अन्य व्यक्तियों की ओर जाएंगे, या उनसे दूर जाएंगे, या उनके विरुद्ध जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस ग्रुप के व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है, मनोविश्लेषणात्मक, नियो फ्रॉइडियन, सामाजिक अधिगम या संज्ञानात्मक, ठीक है। तो ये किसकी बात हो रही है, सिंपल एंड सिंपल आपके नियो फ्रॉइडियन की बात हो रही है ना। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है मूल दुश्चिंता पर, है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा, या तो व्यक्तियों के विरुद्ध जाएंगे, या उनसे दूर जाएंगे, या फिर उनकी ओर जाके इस पर नियंत्रण पाएंगे, आपकी जो एंजाइटी है उसके ऊपर। अगला दिया है प्रश्न नंबर 19, इसको आप ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। एक मनस्तापी व्यक्ति को संभवतः किस MMPI, ठीक है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंट्री स्केल पर उच्चतम अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, मनोविद्यता, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 20। इस प्रश्न की बात करें तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आंख का एक भाग, है ना। जब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान में आंख की मैकेनिज्म के बारे में, आंख के बारे में, हमको पुतली देखने को मिलती है, आइरिस देखने को मिलती है, लेंस देखने को मिलता है और रेटिना देखने को मिलता है। यहाँ पे दिए हुए हैं उनके कार्य की कौन सा, पुतली क्या कार्य करती है, आइरिस क्या कार्य करता है, लेंस क्या कार्य करता है और रेटिना क्या कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पुतली की। पुतली क्या करती है, आपकी आंखों में जैसे ही आप देखते हैं प्रकाश आता है ना, प्रकाश सबसे पहले कहाँ घुसता है, आपकी पुतली से घुसता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पी के साथ 3 मैच होगा, यानी कि प्रकाश को प्रवेश करने देता है। आपकी जो पुतली है क्या करती है, प्रकाश को प्रवेश करने देती है। जैसे ही आपने इसको डिकोड किया, आप ऑलरेडी करेक्ट आंसर तक पहुंच गए हैं। 100% आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपकी जो पुतली है वो क्या करती है, प्रकाश को प्रवेश करने देती है। देन हम आइरिस की बात करें, आइरिस क्या करता है, ये पुतली के आकार पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। पुतली छोटी बड़ी कैसी होगी, ये बात कौन करेगा, ये बात करेगा आपकी आइरिस। देन लेंस की बात करें, लेंस क्या करता है, रेटिना पर छवि केंद्रित करता है, ठीक है, कि रेटिना पर छवि केंद्रित करता है कौन, आपका लेंस, ठीक है। कि इमेज कहाँ पढ़नी चाहिए कहाँ नहीं पढ़नी चाहिए कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका लेंस। एंड देन अंत में बात होगी आपके रेटिना की। रेटिना क्या करता है, ये दृष्टिक सूचना प्रक्रिया आरंभ करता है। आपका जो रेटिना है ये क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी दृष्टि से, है ना, सूचना प्रक्रिया आरंभ करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3412। अगला सवाल जो है इसको आप कई बार देख चुके हैं और आपके लिए काफी आसान सवाल भी है ना। तो दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करते हुए सीखना कौन सा अधिगम कहलाता है। मतलब आप यहाँ पे एक अंकल को देख रहे हैं और एक आंटी को देख रहे हैं, ठीक है, उनसे आप जो चीज सीख रहे हैं बचपन से बड़े होते हुए, है ना, तो एक प्रकार का अधिगम हुआ आपका भी, है ना। वो अधिगम क्या कहलाएगा, और इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करने वाले सुप्रसिद्ध शोधकर्ता कौन है, ठीक है। तो ये यहाँ बात कर रही है प्रेक्षण मूलक की, गौण की, प्रेक्षण मूलक एंड गौण। तो गौण तो नहीं है, आप जानते हैं, आपको मालूम है, प्रेक्षण मूलक की बात यहाँ पे हो रही है ना। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ की सबसे पहले किसने दिया था इसको, सुप्रसिद्ध शोधकर्ता कौन है, इसके बंडूरा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं अगला। जब हम चमकती रोशनी से फिल्म थिएटर में प्रवेश करते हैं, मान लीजिए आप दोपहर के 3 बजे जा रहे हैं कोई पिक्चर देखने के लिए, कोई मूवी देखने के लिए, ठीक है, तो दृष्टि संवेदनशीलता बढ़ जाती है, ठीक है, और 5-10 मिनटों के अंदर हम प्रकाश व्यवस्था के 2 स्तरों के अंतर्गत देख पाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है। जब हम चमकती रोशनी से दोपहर की 3 बजे की धूप से फिल्म थिएटर में आपने क्या किया, प्रवेश किया, है ना, तो क्या हो गया, वहां पे अंधेरा होता है ना, तो दृष्टि संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो एकदम से तो आपको दिखाई देता नहीं है ना, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही क्या होते हैं 5-10 मिनट गुजर जाते हैं, तो हम क्या होता है, अंदर हम प्रकाश व्यवस्था के 2 स्तरों के अंतर्गत देख पाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है, प्रश्न आपसे जानना चाहता है, ठीक है। क्या ये दृष्टि तीक्ष्णता कहलाती है, क्या ये तम व्यनुकूलन कहलाता है, क्या ये संतृप्ति कहलाती है, या फिर ये परातंत्रीय ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल एंड सिंपल ये क्या है, आपका तम व्यनुकूलन है ना। तो तम व्यनुकूलन की वजह से ही ये चीज होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, तम व्यनुकूलन, यानी कि आपका डार्क अडेप्टेशन कहते हैं इसे, ठीक है, डार्क अडेप्टेशन। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक स्थितियां, है ना, कौन सी आंतरिक स्थितियां
प्रात्यक्षिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। ठीक है, आप किस प्रकार का प्रत्यक्षण करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, है ना, लेकिन कौन सी आंतरिक स्थितियां हैं जो ये निर्धारित करेंगी, क्या ये बुद्धि है, क्या ये संवेग है, क्या ये अभिप्रेरणा है, या फिर ये सूचना है। ठीक है, तो आपकी क्या बात पूछ रहा है, आपकी आंतरिक स्थितियां पूछ रहा है। ठीक है, तो आंतरिक स्थितियां की मेन बात कौन आएगी, आपकी अभिप्रेरणा एंड देन आपका संवेग, यानी कि 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 कहाँ है, हमको सिर्फ बी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, ये वीडियो एंड होता है। ये है इस वीडियो का 2012 दिसंबर का पार्ट 2, है ना। अगले वीडियो में मिलते हैं एंड हम प्रश्न नंबर 24 के आगे स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।